हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर प्रथम पंजाब यूनिवर्सिटी। हमारे समक्ष जो बुक आया है पॉलिटिकल थ्योरी 1, यानी देखा जाए तो राजनीतिक सिद्धांत के जो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके अंतर्गत हमारा अगला चैप्टर जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक प्रणाली, पॉलिटिकल सिस्टम। हम राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू को आपके समक्ष रखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और इसमें जो है हम हर एक बात पे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के साथ। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों आरएनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आगे जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक प्रणाली की विशेषताएं, या हम कह सकते हैं कि राजनीतिक प्रणाली के मुख्य तत्व। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम या मेन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, दोनों का अर्थ एक ही है, सामान्य है। अगर विशेषता पूछ ले या तत्व पूछ ले तो इसका मतलब है आपका आंसर सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर देखा जाए विशेषताओं की तरफ ध्यान दे या तत्व की तरफ ध्यान दे तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आती है कि दोनों में काफ़ी खासियत है, काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है, जिसके लेके हम यहाँ पर चल रहे हैं। और इसका अपना एक अलग ही बात रखती है। अगर हम बात करें मानवीय संबंधों का अस्थायी नमूना का, तो ये काफ़ी महत्व रखेगा कि मानवीय संबंधों का अस्थायी नमूना यानी परसिस्टेंस ऑफ पैटर्न ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। देखा जाए तो इसमें रॉबर्ट ए हल्स के अनुसार राजनीतिक प्रणाली के अस्तित्व के लिए मनुष्य को पारंपरिक संबंधों का होना उसी तरह आवश्यक है जैसे मछली के लिए पानी। यानी मनुष्य को पारंपरिक संबंध का होना उसी तरह अवश्य है जैसे मछली के बिना पानी। न मनुष्य पारंपरिक संबंधों के साथ रह सकता है और न मछली बिना पानी के रह सकती है। दोनों के लिए जो है महत्वपूर्ण है। मनुष्य के लिए पारंपरिक संबंध होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और व्यक्तियों के लिए हवा आदि और यह संबंध स्थायी होने चाहिए। इंसानों के लिए जितनी हवा इम्पोर्टेंट है आप समझ सकते हो, हवा स्थायी होनी चाहिए, नहीं तो वो जीवन नहीं जी सकता। परंतु मनुष्य का हर प्रकार के पारंपरिक संबंधों को राजनीतिक प्रणाली का अंग नहीं माना जा सकता। अब ये बात सत्य है कि हम इंसानों के कोई भी संबंध को हम राजनीतिक प्रणाली से जोड़ के नहीं दे सकते, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और ये काफ़ी महत्व रखता है। हम हर बात को राजनीतिक प्रणाली के अंग के साथ नहीं जोड़ सकते। राजनीतिक प्रणाली के क्षेत्र में केवल वही संबंध शामिल किए जाते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में राजनीतिक प्रणाली की कार्यशीलता को प्रभावित करते हैं, और शक्ति और सत्ता प्रभाव इन संबंधों का आधार मात्र होती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि या तो यह प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा और कार्यशीलता को काफ़ी प्रभावित करेगा, और शक्ति, सत्ता और प्रभाव इन संबंधों का आधार मात्र ही रहेगा। देखा जाए तो औचित्यपूर्ण दबाव शक्ति का प्रयोग बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये पॉइंट कि यूज़ ऑफ लेजिटिमेट ऑफ कन्वर्सिव पावर, औचित्यपूर्ण बलात् शक्ति का प्रयोग राजनीतिक प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता है।
और राजनीतिक प्रणाली की विशेषता यही है कि इसे अन्य प्रणालियों से विभिन्नता प्रदान करती है और राजनीतिक प्रणाली की अन्य प्रणालियों पर श्रेष्ठता स्थापित करती है। देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है कि ये अन्य प्रणाली पर जो है अपनी विभिन्नता प्रदान करती है और राजनीतिक प्रणाली की अन्य प्रणालियों पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित करती है। राजनीतिक प्रणाली अपनी इन शक्तियों के प्रयोग से ही अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी व्यक्तियों और संगठनों से अपनी इच्छा का जो है पालन करवाती है और यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो उसे घोर हानियां सहन करनी पड़ती है। राजनीतिक प्रणाली की इस विशेषता को स्पष्ट करते हुए मैक्स वेबर ने साफ शब्दों में कहा था कि औचित्यपूर्ण शक्ति वह धागा है जो राजनीतिक प्रणाली कार्य में से निकलता है और उसे प्रणाली के रूप में विशेष गुण, महत्व और एक सारता प्रदान करता है। The Maxwell says the limit of force is a thread that runs through the action of the political system, and given it is a special quality and importance, and it is a coherence as a system. तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आता है। अगर आगे हम बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है व्यापकता। चलिए देखते हैं व्यापकता क्या है। यदि हम व्यापकता की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आलमंड और पावेल्स ने इसको अपने शब्दों में जो है बयां करने की कोशिश किया था। उन्होंने कहा था कि व्यापकता को राजनीतिक प्रणाली की विशेषता स्वीकार करते हैं, जिसका अभिप्राय यह होगा कि राजनीतिक प्रणाली में केवल सरकारी ढांचे जैसे विधान मंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका आदि ही सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, अतः सभी औपचारिक अनौपचारिक संगठन जो किसी भी रूप में राजनीतिक प्रणाली को प्रक्रिया को प्रभावित करता हो, यानी राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता हो, को भी शामिल किया जाना चाहिए। और इसमें रिश्तेदारी, जाति समूह, हत्याएं, दंगे फसाद, प्रदर्शन, राजनीतिक दल, दबाव समूह और हित समूह, धार्मिक और सांस्कृतिक संगठन आदि शामिल भी किए जाते हैं। तो देखा जाए आलमंड एंड द पेवल्स ने कहा था द पॉलिटिकल सिस्टम इंक्लूडेड नॉट ओनली टू द गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन such as the legislatures, court and the administrative agency, but all the structure in there is a political aspects. Among this is a traditional structures such as the kinship ties and the caste grouping and among mix and the phenomena such as the associations, roads and the demonstration, as well as the formal organization like parties, इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें आगे उप प्रणाली और उनकी पारंपरिक निर्भरता के ऊपर, उप प्रणालियाँ और उनकी पारंपरिक निर्भरता। प्रत्येक राजनीतिक प्रणाली में अनेक उप प्रणाली पाई जाती है जिन्हें मिलाकर राजनीतिक प्रणाली बनती है और इन उप प्रणाली के बीच परस्पर निर्भरता होती है और एक दूसरे की कार्यशीलता को भी काफ़ी प्रभावित करती है। जब किसी एक उप प्रणाली में कोई परिवर्तन आता है तो इसका दूसरा उप प्रणाली पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक हो जाता है। जर्नल सी बात देखा जाए, अगर मान लीजिए आप किसी समाज में रहते हो, अगर समाज पे प्रभाव कोई पड़ता है तो आप पे भी इस प्रभाव देखा जा सकता है। तो यही बात बताने की कोशिश किया गया है कि उप प्रणाली के बीच कोई परिवर्तन आता है तो इसका प्रभाव जो है दूसरे उप प्रणाली पर पड़ेगा, ये स्वाभाविक रहेगा। उदाहरण के तौर पर देखें तो भारत में मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के मतदाता की संख्या में व्यापक वृद्धि हुई, क्योंकि 21 साल से घटाकर 18 साल करने से बहुत सारे मतदाता में वृद्धि हो गई। कहते 3 साल की जो गैप थी वो 3 साल गैप खत्म हुई। अब इससे नागरिकों की राजनीतिक सहभागिता में भी वृद्धि हो गई और इससे सबके प्रभाव के चुनाव प्रक्रिया और राजनीतिक दल, विधान मंडलों और कार्यविधियों में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक था। इसमें अगर देखा जाए तो आलमंड एंड पेवल्स ने कहा था कि आत्मनिर्भरता से हमारा अभिप्राय है कि जब किसी प्रणाली के एक भाग में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसका प्रभाव सभी और समूचे प्रणाली पर पड़ता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताया है। बाय द इंटरडिपेंडेंस वी मीन दैट व्हेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द component in the system and change
ऑल द अदर कंपोनेंट एंड द सिस्टम एज वोल आर इफेक्टिव। तो इफेक्टिव होना इसमें स्वाभाविक है और पर पड़ेगा ही पड़ेगा प्रभाव। उसके बाद हमारे समक्ष आता है सीमाओं का प्रभाव। चलिए देखते हैं आगे जो हमारे समक्ष आया है सीमाओं का प्रभाव यानी एक्सटेंशंस ऑफ बाउंड्रीज। आल्मर और पेबल्स के अनुसार राजनीतिक प्रणाली की अपनी सीमाएं होती है। बात सत्य है कि सभी राजनीतिक प्रणाली की अपनी एक सीमा होती है जो कि इसे आर्थिक, सामाजिक और दूसरी प्रणाली से अलग करती है। और ये सीमाएं भौगोलिक नहीं होती है। देखा जाए तो सीमाएं जो है एक जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं होती है। ये जो होती है भूमिकाओं की सीमा होती है कि आपको जो है राजनीति में क्या भूमिका मिली है, समाज में आपको क्या भूमिका मिली है। समय समय पर इसमें परिवर्तन आते ही रहते हैं। समय के अनुसार इसमें परिवर्तन होना एक स्वाभाविक होती है। आल्मर और पेबल्स अपने इस विचार को स्पष्ट करने के लिए युद्ध का उदाहरण देते हैं और उनके विचार अनुसार राजनीतिक प्रणाली की सीमाएं बदलती रहती है और युद्ध के समय राजनीतिक प्रणाली की सीमाओं में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में व्यक्ति जो है सैनिक सेवाओं में भर्ती किए जाते हैं और व्यापारिक संस्थाओं को नियमबद्ध किया जाता है और आंतरिक सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंधन भी किया जाता है। तो ये काफ़ी महत्व रखता है यहाँ पर कि यहाँ पर देखा जाए तो युद्ध के समय राजनीतिक प्रणाली की सीमाओं में बहुत अधिक वृद्धि की जाती है क्योंकि इसे हम युद्ध की समस्याओं से जुलझ सके। क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में व्यक्ति सैनिक सेवा में भर्ती किए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर सैनिकों का काम महत्वपूर्ण रहता है, इसलिए इसको सैनिक में जो है भर्ती की जाती है। अगर देखा जाए तो बाउंड्रीज ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम आर सब्जेक्ट टू द रिलेटिवली लार्ज of fluctuations during the war time. Their boundary become greatly extended as a large number of men are limited into the military service as a business, as a firm, and subject to the regulations and the internal security measures are the taken. तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आगे हम बात करें अनुकूलता की तो ये काफ़ी महत्व रखेगा कि अनुकूलता यानी एडेप्टेबिलिटी। अनुकूलता राजनीतिक प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। अनुकूलता जो होती है राजनीतिक प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है और अनुकूलता का अर्थ है कि राजनीतिक प्रणाली में समय और स्थिति के अनुसार ढल जाने की क्षमता होती है। राजनीतिक प्रणाली के समय और स्थिति के अनुसार ढल जाने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो भारत में राष्ट्रीय संकट काल की घोषणा के पश्चात हमारा प्रशासनिक ढांचा स्वयं ही एकात्मक में बदल गया था। यानी सारे के सारे जब इमरजेंसी घोषणा हुई थी तो एकात्मक में बदल गया था और जब संकट काल समाप्त हो जाते हैं तो ये स्वयं ही मौलिक स्वरूप में आ जाते हैं। इस बात आपको याद रखना चाहिए कि जिस राजनीतिक प्रणाली में अनुकूलता का गुण नहीं होगा वह प्रणाली स्थिर नहीं रह सकती है। भारतीय राजनीतिक प्रणाली में अनुकूलता का गुण होने के कारण ही आज तक जो है इसके लिए बड़ी संकट पैदा नहीं हुआ है। क्योंकि जितना देखिए अनुकूलता ही है जो राजनीतिक में इतना संकट नहीं आ सकता है। लेकिन जब इमरजेंसी डाली गई थी, इमरजेंसी हुआ था भारत में जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा लगाई गई थी इमरजेंसी, तो कहते हैं उस समय सारी ढांचा जो थी एकात्मक हो गई थी और इसीलिए जो है इंदिरा गांधी ने यहाँ पर ये इमरजेंसी घोषणा करवाई कि सारे सरकार एकात्मक हो जाए। क्योंकि उस समय जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ बहुत से लोग जो थे खड़े हो गए थे, इसलिए जो है उस समय इमरजेंसी घोषणा करना सुनिश्चित था। आगे देखें राजनीतिक प्रणाली की सर्वव्यापकता यानी यूनिवर्सलिटीज ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। राजनीतिक प्रणाली की सर्वव्यापकता में अभिप्राय है कि यह प्रत्येक समाज में पाई जाती है। ये सर्वव्यापकता इसी बात को हम रख सकते हैं कि राजनीतिक हर एक समाज में पाया जाता है, भले ही कोई समाज विकसित हो या अविकसित, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे समाज विकसित होगा चाहे अविकसित होगा, सभी समाज में ये पाया जाना स्वाभाविक है और परंपरावादी हो या आधुनिक सभी समाज में पाया जाता है। परंतु प्रत्येक समाज के लिए राजनीतिक प्रणाली का होना काफ़ी आवश्यक है। प्रत्येक समाज के लिए राजनीतिक प्रणाली का होना काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक प्रणाली के बिना प्रत्येक समाज में अराजकता का राज्य होगा और किसी व्यक्ति को भी जान और माल सुरक्षित नहीं होगा।
राजनीतिक प्रणाली कानूनी व्यवस्था लागू करती है और लोगों को हर प्रकार की आंतरिक और बाहरी खतरों आदि से बचाती है। तो ये तो काफ़ी महत्व रखता है कि राजनीतिक प्रणाली कानूनी व्यवस्था लागू करना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि हमें इससे आंतरिक और बाहरी खतरों से हमें बचाव होती है। परंतु विभिन्न समाजों में राजनीतिक प्रणाली के स्वरूप विभिन्न विभिन्न हो सकते हैं। ये बात सत्य है कि विभिन्न समाजों में राजनीतिक प्रणाली की जो स्वरूप है विभिन्न विभिन्न हो सकते हैं, क्योंकि एक जैसा देखना और एक जैसा होना संभव नहीं है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है राजनीतिक संरचना की सर्वव्यापकता, यानी यूनिवर्सलिटीज ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से। दिस इज इम्पोर्टेंट। आलमंड का विचार है कि राजनीतिक प्रणाली का स्वरूप भले ही कुछ भी क्यों न हो, प्रत्येक प्रणाली में विभिन्न विभिन्न संरचनाएं होती है। ये बात सत्य है। यहाँ आलमंड ने साफ शब्दों में इस बात का जो है सही कहा है कि राजनीतिक प्रणाली का स्वरूप भले ही कुछ भी क्यों न हो, प्रत्येक प्रणाली में विभिन्न विभिन्न संरचनाएं होती है, जो कि राजनीतिक प्रणाली के विभिन्न विभिन्न कार्य भी करती है। परंपरावादी दृष्टिकोण के अनुसार विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को राजनीतिक प्रणाली की संरचना का माना जाता है। यानी देखा जाए तो परंपरावादी दृष्टिकोण के अनुसार विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को राजनीतिक प्रणाली की संरचना माना जाता है, परंतु आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में राजनीतिक प्रणाली की कार्यशीलता को ये प्रभावित करती है कि राजनीतिक प्रणाली संरचना माना जाता है। तो देखा जाए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यदि अगली पॉइंट की बात करें हम, राजनीतिक संरचनाओं की बहुकार्यता काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक संरचनाओं की बहुकार्यात्मकता यानी मल्टीफंक्शनलिटी ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हियर। नो दैट देखा जाए तो राजनीतिक संरचनाओं की बहुकार्यात्मक से अभिप्राय है कि राजनीतिक संरचना केवल एक ही प्रकार कार्य नहीं करती है। राजनीतिक संरचना जो होती है केवल एक प्रकार के कार्य नहीं करती है। देखा जाए तो प्रत्येक संरचना अनेक कार्य करती है। जैसी संरचना वैसे कार्य प्रणाली। अगर हम इसको उदाहरण के रूप में देखें तो देखा जाए तो विधान पालिका केवल कानून निर्माण का कार्य ही नहीं करती है। विधान पालिका केवल कानून निर्माण कार्य नहीं करती है, वह कार्यपालिका पर नियंत्रण भी रखती है। विधान पालिका जो है केवल कानून का रक्षा नहीं करती है, उसको नियंत्रित भी करती है और न्याय कार्य भी करती है। इसी तरह के ही कार्यपालिका केवल कार्यकारी कार्य नहीं करती है, यह कानून भी बनाती है और न्याय भी करती है। इसी तरह न्यायपालिका केवल न्याय करने की अतिरिक्त कानून निर्माण का कार्य भी न्यायपालिका के पास होती है। इसी तरह राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और लोगों को चुनाव के लिए तैयार भी करते हैं और लोगों में राजनीतिक सूझबूझ का प्रसार भी करते हैं और वो अपना सरकार भी बनाते हैं और सरकार की आलोचना भी करते हैं। लोग तथा सरकार के बीच कड़ी का प्रदान भी करते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर जो है बहुल कार्यात्मक की बात कहा जाए तो राजनीतिक प्रणाली हर क्षेत्र से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जनरल सी बात है, अगर वो लोगों को मनाते हैं वोट देने के लिए तो उस पर राज भी करते हैं, उनको सताते भी हैं, यानी हर तरह के कार्य जो है निहित होती है इसमें। इसलिए इसको एक जो समान नहीं मानना संभव नहीं है, इसलिए बहुल कार्यात्मकता के अंतर्गत आता है। आगे जो हमारे समक्ष आया है राजनीतिक कार्य की सर्वव्यापकता। राजनीतिक कार्य की सर्वव्यापकता क्या है? यूनिवर्सलिटी ऑफ पॉलिटिकल फंक्शंस हियर। आलमंड के अनुसार राजनीतिक प्रणाली का स्वरूप भले ही कुछ भी क्यों न हो, परंतु इसकी निवेश और निकाय कार्य अवश्य करती है। देखा जाए तो निवेश कार्य यानी इनपुट फंक्शन क्या होती है? प्रत्येक राजनीतिक प्रणाली की निम्नलिखित 4 मुख्य कार्य होते हैं। एक कार्य ये होता है कि राजनीतिक समाजीकरण की भर्ती यानी पॉलिटिकल सोशलिस्ट एंड टेस्टमेंट, और हित जो है समूहीकरण यानी इंटरेस्ट एग्रीगेशंस एंड हित स्पष्टीकरण इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, और राजनीतिक संरचना पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस इसका भी इम्पोर्टेंट है। इसमें राजनीतिक जो है समाजीकरण और भर्ती रहती है, हित समूहकरण होता ही होता है, हित स्पष्टीकरण होता ही होता है, राजनीतिक संरचना होती है। देखा जाए तो निकाय कार्य यानी आउटपुट फंक्शन, निकाय कार्य आउटपुट फंक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है।
कि प्रत्येक राजनीतिक प्रणाली के निम्नलिखित 3 निकाय कार्य करते हैं। पहला तो होता है नियम निर्माण का कार्य, तो रूल मेकिंग फंक्शन। दूसरा होता है नियम लागू करने का कार्य यानी रूल एप्लीकेशन ऑफ फंक्शन। तीसरा होता है नियमों के अनुसार निर्णय करने का कार्य यानी रूल ऑफ एजुकेशन ऑफ फंक्शन। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि रूल मेकिंग फंक्शन होती है, रूल एप्लीकेशन फंक्शन होती है, रूल एजुकेशन ऑफ फंक्शन यानी निर्णय निर्माण कार्य, नियम लागू करने का कार्य और नियम के अनुसार निर्णय करने का कार्य भी रहता है। अगर आगे हम बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो राजनीतिक प्रणाली की मिश्रण स्वरूप, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा क्योंकि मिक्स कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम यानी राजनीतिक प्रणाली की मिश्र स्वरूप कैसा है। साधारण राजनीतिक प्रणाली का मिश्रण स्वरूप होता है। उदाहरण, भारत की राजनीतिक प्रणाली कई पक्षों से पश्चिमी, वेस्टर्न और कई पक्षों पूर्वी यानी वेस्टर्न ईस्टर्न कल्चरों से काफ़ी प्रभावित है। हमारा भारत का संविधान जैसे आपको पता ही होगा किसको उधार का थैला कहते हैं। कारण उधार का थैला कहने का यही होता है कि हमारा संविधान जो है कई देशों से ली गई है, वेस्टर्न और ईस्टर्न हर क्षेत्रों से जो है हमने कुछ न कुछ जो है लिया है। इसलिए राजनीतिक प्रणाली काफ़ी पक्षों से जो है विभिन्नताएँ हैं। इसी तरह यदि विभिन्न राजनीतिक प्रणाली के सैद्धांतिक आधार पर विश्लेषण किया जाए तो कोई भी राजनीतिक प्रणाली न तो पूरी तरह से आधुनिक ही है और न ही पूरी तरह से परंपरागत है, क्योंकि न तो हम इसको आधुनिक मान सकते हैं और न ही परंपरागत मान सकते हैं। प्रत्येक राजनीतिक प्रणाली में किसी न किसी रूप में परंपरावादी आधुनिकता का सुमेल पाया ही जाता है। यानी देखा जाए तो इसमें जो है परंपरावादी आधुनिकता सुमेल होना यानी मिक्स होना एक आम बनाती है। अगर उदाहरण के तौर पे हम बात करें तो बरतानवी राजनीतिक प्रणाली आधुनिकता और परंपरावाद का एक मिश्रण है और राज्यतंत्र और लॉर्ड सदन यानी मोनार्ची एज अ हाउस ऑफ लॉर्ड परंपरा के प्रतीक है, जबकि कॉमन्स सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स सदन जो है आधुनिकता का प्रतीक है। तो आप समझ गए होंगे कि राजतंत्र लॉर्ड सदन यानी मोनार्ची इन द हाउस ऑफ लॉर्ड ये परंपरावाद के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। एंड द हाउस ऑफ कॉमन्स जो है आधुनिक का प्रतीक है और इसे हम राजनीतिक प्रणाली का मिश्रण स्वरूप कह सकते हैं। निष्कर्ष करने से पहले हमें जो है अगला पॉइंट देख लेना चाहिए 12वां कि वातावरण और इसका राजनीतिक प्रणाली का क्या प्रभाव है, यानी इन्वायरमेंट एंड इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। डेविन स्टर्न का विचार है, डेविन स्टर्न ने अपनी विचार यहाँ पर रखी है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और डेविन स्टर्न कहते हैं कि राजनीतिक प्रणाली एक वातावरण में काम करती है। राजनीतिक प्रणाली जो होती है एक वातावरण में काम करती है और उस वातावरण का प्रभाव भी ग्रहण करती है। जिस वातावरण में काम करती है उसको ग्रहण भी कर लेती है। डेविन स्टर्न राजनीतिक प्रणाली की वातावरण को 2 भागों में यहाँ पर बांटता है। एक भाग जो होता है समाज का आंतरिक वातावरण, इंटरनल सोशल इन्वायरमेंट। दूसरा जो होता है समाज का बाहरी वातावरण। देखिए यहाँ पर समाज की आंतरिक वातावरण की बात किया जा रहा है और समाज की बाहरी वातावरण यानी इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। समाज के आंतरिक वातावरण में राजनीतिक हो जा सकती है। देखिए ये आंतरिक की बात कर रहा है। आंतरिक वातावरण में राजनीतिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन जिसमें राजनीतिक प्रणाली काम करती है कोई शामिल किया जाता है। और बाहरी वातावरण में क्या आएगा? बाहरी वातावरण में अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय नियम, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शामिल किया जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे इंटरनल में क्या है और एक्सटर्नल में क्या है। देखा जाए अगर हम इस बात को निष्कर्ष की तरफ देखिए, नज़र करें तो हम ये बात कह सकते हैं कि राजनीतिक प्रणाली का मानव संबंधों का स्थायी नमूना है। राजनीतिक प्रणाली भी मानव संबंधों का एक स्थायी नमूना है जिसका औचित्यपूर्ण दबावकारी शक्ति पर जो है अंतिम नियंत्रण होती है और अपनी इस शक्ति के प्रयोग द्वारा इसके प्रभावाधीन आने वाले सभी संस्थाओं में अपनी इच्छा का पालन करवाती है। और यदि कोई संस्था संगठन इसके आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसे बड़ी क्षति उठानी पड़ती है। और इसके अतिरिक्त राजनीतिक प्रणाली की अपनी सीमाएं भौगोलिक नहीं अतुल कार्य की होती है जिसमें रहकर ये कार्य करती है।
परंतु समय समय पर ये सीमाएँ बदलती रहती है, क्योंकि यह सीमाएँ भौगोलिक नहीं बल्कि कार्य की होती है और प्रत्येक राजनीतिक प्रणाली में उप प्रणाली यानी सब सिस्टम होती है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है। तो देखा जाए तो यहाँ पर राजनीतिक प्रणाली एक दूसरे पे जो है अटैच है, एक दूसरे पर काफ़ी निर्भरता है और यहाँ पर आंतरिक कारक तो है ही है प्लस बाहरी कारक भी है, और जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। इसमें देखा जाए तो सबका अपना अपना एक विशेष स्थान है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर समझ में आया, अच्छा लगा और दिल से आप तिरपान स्टडी सेंटर की मदद करने के विचार रखते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। और एक बात भूलना नहीं है कि कभी वीडियो देखना है अच्छे से देखना है, स्किप करके वीडियो ना देखिए। वीडियो को देखिए तो अच्छे से देखिए, पूरा देखिए, आपको सारी पॉइंट में खूबी समझ में आ जाएगा, ये विश्वास है। लेकिन अगर स्किप करके देखिएगा तो बहुत सी बातें जो रहेगा पीछे रह जाएगा। इसलिए वीडियो को आगे बढ़ा के मत देखें। ये फिल्म नहीं है, कोई पिक्चर नहीं चल रहा है, यहाँ पर आपके शब्दों का ज्ञान आप तक पहुँच रहा है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, समझ के देखिए, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है तो जनरल सी बात है, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है आने वाला समय में हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा, और कौन वीडियो आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण हो जाएगा आपको भी पता नहीं होगा। इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।